बच्चों इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके अंदर हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप आए। पहले हमने बताया था कि इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर, एक होते हैं इम्प्रॉपर। प्रॉपर इंटीग्रल में हमने बताया था कि वे इंटीग्रल जिनके अंदर लिमिट भी फाइनाइट हो और जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब समझाया तुम्हें कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के सभी पॉइंटों पर कैसे आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है। फिर उसे बताया था हमने जो इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिसमें लिमिट फाइनाइट ना हो या फंक्शन बाउंडेड ना हो, तो वो कहलाते हैं फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी हमने तीन टाइप के बताए थे, याद होगा तुम्हें जो है। पहले थे हमारे वे इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिनके अंदर लिमिट जो थी वो इनफाइनाइट थी। अब पता नहीं कहां कहां ढूंढने पड़ेंगे मैं। जिनमें लिमिट कैसी थी, इनफाइनाइट थी, लेकिन फंक्शन बाउंडेड थी। वो तो होते हैं फर्स्ट काइंड के। सेकंड काइंड के होते हैं लिमिट तो फाइनाइट होती है लेकिन फंक्शन क्या होती है, बाउंडेड नहीं होती, तो वो होते हैं सेकंड काइंड के। थर्ड काइंड में क्या होता है, जिसमें दोनों ही केस के अंदर मतलब लिमिट भी इनफाइनाइट हो और फंक्शन भी बाउंडेड ना हो, तो उसे बोलते थे थर्ड काइंड या मिक्स काइंड के। ठीक। लेकिन हम यहाँ बात क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका जो है, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ टेस्ट सीखने हैं, कुछ थ्योरम सीखनी है। और वे थ्योरम जो है इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल की काइंड पर बनी हुई है। ठीक है। तो अभी वो बाद की बात है, अभी वो थ्योरम नहीं सीखनी। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम इस पूरे चैप्टर का मेन पर्पज क्या है, क्या सीखना चाह रहे हैं। हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि कोई भी तुम्हें इंटीग्रल दिया, चाहे वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब यहाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, उस इंटीग्रल को सोल्व करो, सोल्व करने के बाद उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। और यदि उस इंटीग्रल की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ गई तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। और इनमें से कोई सी बात ना हो तो ऑक्सिलेटरी कहलाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि सीज में कर देते हैं क्वेश्चनों को, इनफाइनाइट सीज के चैप्टर में पढ़ा था हमने वो, तो वहां भी तो बिल्कुल यही सेम डेफिनेशन थी, लेकिन वहां पर सीज का सम निकाला जाता है और यहां इंटीग्रल की वैल्यू निकाली जा रही है। मतलब दोनों का एक ही है वैसे। तो मैं बता देता हूं एक मिनट के लिए। जैसा कि मान लीजिए, मैं तो अपने इस चैप्टर को ध्यान में रख के बता रहा हूं, इनफाइनाइट सीज की बात नहीं कर रहा मैं। हमसे कोई कहता है कि भाई ए टू बी और यहाँ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करिए, तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये वास्तव में हम एक एरिया निकाल रहे हैं। जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, दो लाइन x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच का एरिया है, ये एरिया निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू फाइनाइट आती है और या ये वैल्यू इनफाइनाइट आती है। दो तरह की हो सकती है ना। अब जैसे चित्र के अनुसार देखो, ये वैल्यू फाइनाइट जाएगी। अब मैंने ऐसा बना दिया, मान लीजिए कोई कर्व ऐसा बना दिया, ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू डाल दी मान लीजिए a और y दूसरी वैल्यू डाल दी x की वैल्यू इंफिनिटी दूर तक। तो कर्व ये x की वैल्यू a और x की वैल्यू कितनी, इंफिनिटी, और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा वो बहुत बड़ा आएगा या बहुत छोटा आएगा। मतलब छोटे आने का मतलब उसे कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हम। अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा आ गया प्लस इंफिनिटी, तो फिर उसे कहेंगे डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का मतलब यही है कि जो भी हम इंटीग्रेट करके जो एरिया निकालते हैं वो एरिया कैसा आना है, वहां पर उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी है या इनफाइनाइट आनी है, तो ये चेक करना ही यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को शो करता है। आगे बात समझ में तुम्हें। अब यहाँ पर क्या तरीके हैं, एक तरीका तो यह है हम सिंपल इंटीग्रेट कर लें और तब देख लें उसकी वैल्यू कैसी आ रही है। लेकिन कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। करा है तो बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन है में, लेकिन हमें पता है कि हाँ भाई ये एक एरिया को शो करता है, तो एरिया तो निकलना ही है। तो उसके लिए फिर टेस्ट है। फिलहाल तो हम उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आराम से इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन किसने दे दिया 1 to 2 और यहां दे दिया x और dx, इंटीग्रेट करो, तो सिंपल इंटीग्रेशन सही जानते हैं क्या बैठ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट भर देंगे 1 से लेकर 2 तक, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस के 1/2, कुल मिलाकर आ जाएगा 3/2। और हम जानते हैं ये एरिया वास्तव में जो होता है कौन कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन है, y इक्वल टू एक्स सी की वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच ये दो लाइन और x एक्सिस ये, तो ये वाला एरिया निकाल रहे हैं हम। और ये एरिया जो आया वो कितना आया 3/2, और 3/2 जो वैल्यू है वो फाइनाइट यूनिक है। इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट से यही चलता है पता कि उसका एरिया फाइनाइट यूनिक आने वाला है, मतलब वो निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर किसी इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद
वो प्लस इंफिनिटी आ गई, तो उससे ये तो एहसास हो रहा है कि हाँ वो एरिया निकल जाएगा लेकिन बहुत बड़ा होगा, जिसे कैलकुलेट करके हम बता नहीं सकते। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक। और यदि मान लीजिए ये वैल्यू जो है तुम्हारी ऐसी आ जाए, यहां पर आगे मान ली 50 आ गई, तो हम समझ गए कि ये वैल्यू बिल्कुल निश्चित है, 50 आ गई है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये एरिया इतना बैठेगा, 50 बैठेगा। सही है, तो ये हमारा फिर कहलाएगा कन्वर्जेंट। तो फिलहाल हम वे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर जो सिंपल इंटीग्रेट हो सकते हैं, और इंटीग्रेट करके हम बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और जो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है उनके लिए फिर टेस्ट है, यहाँ पर थ्योरम्स हैं। तुमने वहां भी देखा होगा जब हमने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी थी, तो इनफाइनाइट सीरीज में तुम्हें बताया गया था कि इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने का मतलब होता है इसका सम निकालना। जैसे कि मान लीजिए मैं तुम्हारे सामने एक सीरीज लिख दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कर दूं, अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, क्या देख रहे हैं हम उसके अंदर? इस पूरी सीरीज का सम निकालते हैं। अगर सम इसका कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइनाइट यूनिक आ जाए, तो तभी तो उस सीरीज को बोल देते हैं वहां कन्वर्जेंट। तो वहां कन्वर्जेंट का मतलब होता है सीरीज का सम निकालना, और यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब है, कन्वर्जेंट का मतलब उसके एरिया को देखना। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे छोटी समस्या आएगी। देखिए, जितने भी प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, जितने भी प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उन्हें तो हमेशा रट लेना जो तुमने इंटर से आज तक किए हैं। जितने भी तो तुमने देखा होगा लिमिट 1 to 2 दे दिया, यहाँ पे x की पावर 3 दे दिया, यहाँ पे dx दे दिया, तो तुम्हें पता फंक्शन लिमिट कैसी है, फाइनाइट है। और फंक्शन जो हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू कहीं इस 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट आएगी? कहीं नहीं आएगी, फाइनाइट आएगी हर पॉइंट पर। तो फंक्शन कैसी है, बाउंडेड है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं ये हमेशा ही कन्वर्जेंट होते हैं। कहने का मतलब इनसे जो बनने वाला एरिया होता है वो एक निश्चित एरिया होता है जिसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो जितने भी तुमने इंटर से आज तक क्वेश्चन करे हैं वे सारे ज्यादातर 90% प्रॉपर के ही करे हैं। ठीक, तो एक बात यहाँ पर नोट डाल लेना लास्ट में जाके कि जितने भी प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वे हमेशा ही कन्वर्जेंट होते हैं। नोट में डालिए, नीचे की ओर नोट में लिख लेना, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। एक छोटी सी बात ले लूं, बताओ। एक इंटीग्रल मैंने ये दिया ए टू बी, ना तुम्हें लिमिट बताई ना फंक्शन बताई, और एक लिमिट एक और दिया ए टू सी, और ये दिया जी एक्स डी एक्स, ये दे दिया, ए टू बी ले लो। ठीक है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद में ये वैल्यू फाइनाइट यूनिक आ गई, इसका मतलब ये इंटीग्रल कैसा हुआ, कन्वर्जेंट। और जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाया मैं, इतना एहसास हो गया बहुत बड़ा है लेकिन उसे बता नहीं पा रहा मैं कितना है। तो टोटल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? टोटल, टोटल पूरा डाइवर्जेंट। वे तुमने इसकी वैल्यू निकाली 50 आ गई, इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल पाए तो इन्फिनिटी आ गई, और टोटल पूछने लगा तुमसे तो इन्फिनिटी। सही है, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक इंटीग्रल कन्वर्जेंट है दूसरा डाइवर्जेंट है तो उनका सम डाइवर्जेंट होगा, और दो इंटीग्रल यदि कन्वर्जेंट होते हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये अपने पास से समझ में आ जाती हैं। और सुनिए, देखिए यहां पर हम ज्यादातर प्रॉपर की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर तो हमेशा ही कन्वर्जेंट आते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर केवल इम्प्रॉपर की। तो जैसे मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये लिख दिया गया 1 to इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमें साफ पता लिमिट उसने इनफाइनाइट दे दी, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का। तो हम इसे सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें x की लिमिट भर देंगे कितनी, 1 to इंफिनिटी। तो यहाँ पे एक टेक्निक लगाई गई है, देखो जैसा मैं x की जगह इंफिनिटी भरूंगा तो x की पावर इंफिनिटी की पावर 3 तो इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, तो ये तो आराम से सोल्व हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कुछ क्वेश्चनों के अंदर, जैसे हम इंफिनिटी भरेंगे तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, और जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी तो उसे फिर तुम्हें लिमिट में लिख के सोल्व करना है। सही है, इसलिए पहले ही तुमसे हम क्या करें कि इन क्वेश्चनों को जब भी करो इम्प्रॉपर वाले को एक लिमिट के रूप में लिख लो, ऐसे मत करो। तो वो लिमिट के रूप में कैसे लिखने हैं तुम्हें, वो तुम्हें याद करना है। यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूं वो क्या है रूल, वो देखिए। एक मिनट, मैंने अभी कहीं देख लिखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे खो गए तो, चलो मैं लिखवाता हूँ, छोड़ो।
ये छोटे छोटे थे अभी, बारीक बारीक लिखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो बच्चों कुछ बातें हैं जो तुम्हें लिमिट लिखते, जहां लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो पहले लिमिट के रूप में ऐसे लिख लेना क्वेश्चन को। तुम नहीं करोगे, तुम तो ऑब्जेक्टिव करोगे, तुम तो डायरेक्ट कर देना। लेकिन वैसा रूल जो है वो रूल बता रहा हूं मैं। तो जब भी हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है पर लिमिट में, तो इन्फिनिटी ऐसे लिख लीजिए। बात वही है, पहले बिना इन्फिनिटी के हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में लिमिट ले लेंगे। उससे क्या होगा, यदि क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो क्वेश्चन अपने आप लिमिट में लिखा गया तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये लिमिट अब इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरह से सोल्व होगी। चाहे वो उसमें हॉस्पिटल रूल लगाओ तुम, या फैक्टर करो, या सीज खोलो। अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा कर देना। अगर दोनों लिमिट आ जाए इस तरह की तो कैसा करेंगे, तो उसे ऐसे लिखना, ये माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो तुम तो कहीं पे बीच में एक पॉइंट डाल देना सी, कुछ भी। सी का मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी, 50 भी, 100 भी, कोई भी नंबर डालो बीच में। ऐसा दो जगह तोड़ लो, एक बार माइनस इन्फिनिटी टू सी तोड़ लेना, और एक बार सी टू इन्फिनिटी। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर की टाइप में बन जाएगा क्वेश्चन। बस, और लिमिट में लिख कर लिख फिर सोल्व कर लेना। ऐसा बन जाएगा। एक मिनट, मतलब कैसा है? हाँ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो तो। कैसे ही करना, लिमिट सोल्व करना बस यहाँ पर, कैसे ही कर लीजिए। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस एक्स टू सी एफ एक्स डी एक्स, और इसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसे लिख लीजिए सी टू एक्स और एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद फिर लिमिट दे देना बस। ये तो लिखने का एक तरीका है जिससे कि गलती नहीं होती जो है, वरना तुम होशियार हो तो सीधा कर दो, क्या दिक्कत है। ये तो मैंने बताया तुम्हें सारे के सारे फर्स्ट काइंड वाले, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया फंक्शन कैसी है, बाउंडेड है। तो ये फर्स्ट काइंड के बताए हैं सारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इनको लिमिट में ऐसे लिखना चाहिए। अब नंबर 2 डालोगे, अगर फंक्शन तुम्हारी इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एट ए, मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू मान लो इनफाइनाइट जा रही है, एफ एक्स जो है वो कैसी है, अनबाउंडेड है, एट लिख लेना, एट ए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब तुम्हें पता ए पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, अनबाउंडेड जा रही है फंक्शन, तो क्या करोगे। ये मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड की बात कर रहा हूं, जिसमें लिमिट तो फाइनाइट होगी लेकिन फंक्शन जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पर अनबाउंडेड होगी। तो ए पर अनबाउंडेड है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है इस तरह से, लिमिट, और यहाँ ए, और यहाँ लिख देना प्लस, और यहाँ एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कर देना। देखो जब 0 की तरफ लगाओगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये लिमिट ए ही रहेगी यहाँ। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं वो तो मैं बताता हूँ। फंक्शन में ए रखने पे तो इन्फिनिटी आ रहा, और जब ए प्लस कुछ रखोगे तो फिर इन्फिनिटी नहीं आने का। सही है। अब यहाँ बहुत बहुत से बच्चे कहते हैं कि तुमने प्लस ही क्यों करा, माइनस कर देते। हाँ वो बता देता हूं मैं, हमें इंटीग्रेट करना ए टू बी के बीच में, और हमने ए प्लस करा तो हम इस रेंज के अंदर रहेंगे, और यदि हमने ए माइनस कर दिया तो हम रेंज से बाहर निकल जाएंगे। सही है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कुल मिलाकर तुम्हें बता रहा हूं मैं कर क्या रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे इस लिमिट में लिखने का मतलब होता है कि फंक्शन को तुम यहाँ पर देखो, फंक्शन को तो बाउंडेड बना रहे हो, फंक्शन बाउंडेड बन जाएगी क्योंकि अब लोअर लिमिट क्या बन गई, ए प्लस एप्सिलॉन, तो इस पर फंक्शन गड़बड़ नहीं करेगी। सपोज करो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा आ गया, मान लीजिए एक मिनट, क्वेश्चन ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इंटीग्रेशन भी तुम्हें 1 to 2 दे दिया, तो तुम्हें दिखाई नहीं रहा कि 1 पर गड़बड़ करेगी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे 2 और एक्स माइनस 1। अब ये फंक्शन इस पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करने की, समझ रहे हो। और यहाँ बाहर लिख दिया, लिमिट बाद में भर देंगे हम, एप्सिलॉन की जगह कितना 0 कर देंगे, तो फंक्शन को बाउंडेड बना लिया गया, और लिमिट फाइनाइट है ही, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल बना लिया जाता है। ऊपर देख लो, ऊपर भी सारे के सारे प्रॉपर बनाए गए, ये चेक करो ऊपरले वाले जो किए थे अभी हमने, ये वाले। जब तुमने यहाँ पर लिमिट लिखी इन्फिनिटी, जरा इसको चेक करना, अब तुमने यहाँ पर लिमिट कैसी बना ली, फाइनाइट ए टू एक्स, समझ गए तुम, और फंक्शन थी ही बाउंडेड, तो ये प्रॉपर बना लिया। अब प्रॉपर बनाकर सोल्व कर लिया, बाद में लिमिट ले लेंगे। तो सारों में यही काम किया गया है यहाँ पर।
ऐसे ही अगर ऐसा हो जाए फंक्शन जो है अपर लिमिट पर बाउंडेड हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, तो क्या करेंगे? अब उसे लिखना है तुम्हें नंबर 3 डालकर। नंबर 3 डालना, अगर एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू बी पर, अपर लिमिट पे हो जाए गड़बड़, तो क्या करना? अब तुम बताओ, एप्सिलॉन घटाना चाहिए या जोड़ना चाहिए? अब घटाना चाहिए, जिससे कि हम रेंज में ही रहें। तो यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन, और यहां पर एफ एक्स और डी एक्स। ये मान लीजिए ए है, ये है बी है, तो बी माइनस एप्सिलॉन इस साइड में रहेगा। अब प्लस करोगे तो बाहर निकल जाओगे रेंज से। तीसरी टाइप ऐसी हो सकती है कि फंक्शन बीच में किसी पॉइंट पर अनबाउंडेड हो। मान लो एक पॉइंट ऐसा है सी ए और बी के बीच में है, और जो फंक्शन है हमारी एफ एक्स वो अनबाउंडेड है, इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू सी पर, एक्स इक्वल टू सी पर अनबाउंडेड है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर उस इंटीग्रल को दो जगह तोड़ लेना चाहिए। एक बार तोड़ लोगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू एफ सॉरी सी टू बी, और यहां पर एफ एक्स डी एक्स। जैसे ये ए है और ये बीच में कहीं सी आ गया, ये बी आ गया, तो ऐसी स्थिति में दो जगह तोड़ लो। तो इसका फायदा क्या होगा? तो ऊपर वाले जो पॉइंट लिखवाए थे अभी, सेकंड और थर्ड, वे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखो, इसमें फंक्शन जो हो गई वो ऊपर वाले पॉइंट पर अनबाउंडेड हो गई, तो यहां पर लिखो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और यहां पर ए एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन, सी माइनस एप्सिलॉन कर दो, और एफ एक्स डी एक्स। और इस वाले में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसमें सी प्लस एप्सिलॉन कर लो, क्योंकि इसमें फंक्शन सी पर अनबाउंडेड होगी। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन डाला तो इसमें एप्सिलॉन 1 कर लेते हैं, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो लिमिट सोल्व करनी है, कैसे भी कर लीजिए। बस इन बातों का ध्यान रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन वे कर रहे हैं जो सिंपल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों बोलो, एक मिनट बोलो बच्चों। देखो, एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये बड़े सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैंने सोल्व भी कर दिया है, कोई ऐसे बड़ा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। एक्स की पावर 3/2 है, ऊपर ले जाओ, ये तो होगा माइनस के 3/2, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका बताया। तुम्हें ऐसा लिखना हो लिख लेना, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी है। पहले तो ये बताओ कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के अंदर बाउंडेड है या नहीं है। ये रहा 1, और इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक जाना है, देखो बहुत दूर तक। बताओ, इसके बीच में कहीं फंक्शन गड़बड़ करेगी? 0 पे करेगी, 0 पे तो करेगी ये फंक्शन, ये और 0 इस इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो फंक्शन बाउंडेड है। तो देख, लेकिन लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का। फर्स्ट काइंड का तो है, कई क्वेश्चन तुम्हारे यही आएंगे, वो काइंड पूछेगा किस काइंड का है, तो फर्स्ट काइंड का हो गया ये हमें कंफर्म हो गया। लिख देता हूं मैं फर्स्ट काइंड। अब हमें ये चेक करना कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो सिंपल इंटीग्रेट कर लें। तो वन, हाँ पहले लिमिट में लिखना है, तो ऐसे लिखो, क्या लिखा जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर डाल दो एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और एक्स की पावर 3/2। सिंपल इंटीग्रेट कर लो ऊपर ले जाके। हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर कितना जाएगा? माइनस के 3/2, फिर इंटीग्रेशन करो तो कितना जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर कितनी बैठ जाएगा? माइनस के 1/2 अपॉन माइनस के 1/2, और लिमिट बढ़ लेंगे हम 1 टू एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बताओ कितना जाएगा? यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, और जब 1 भरोगे तो प्लस के हो जाएगा 2, और 1 ही रहेगा बस, है यही रहेगा। अब तुम एक्स की जगह इन्फिनिटी भरो तो बताओ कितना बैठेगा? -2। तुमने एक्स की जगह इन्फिनिटी भरा, इन्फिनिटी की पावर माइनस के 1/2, तो क्या क्या होगा उसे तुम नीचे लाओगे, ये लाओगे 2 की पावर। अब रूट इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? कुछ अपॉन इन्फिनिटी 0, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2, और 2 कैसी है? फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस फंक्शन को यदि तुम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई। मतलब क्या है?
इसका मतलब 1 और इंफिनिटी के बीच में इस फंक्शन का यदि एरिया निकला जाए तो वो एरिया निश्चित आएगा, अनिश्चित नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसा तो मैं यहाँ करके भी दिखाया, 1 मिनट देखिए, एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, ये फंक्शन है, ये वाली जो रेड वाली है, ये फंक्शन का इसका ग्राफ है। ग्राफ खींचना तुम जानते हो, खींच सकते हो ग्राफ, ये ग्राफ है इसका, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये रही, और ये लाइन जो है हमारी x इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये लाइन x इक्वल टू 1। अब मैं इस वाली लाइन को, फिलहाल तो मैंने यहाँ डाला है x इन जनरल, यहाँ पर x की वैल्यू x है और इस पर x की वैल्यू क्या है, 1 है। मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा, इसका मतलब x बढ़ेगा, समझ नहीं आया तुम्हें? यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिमिट लिख दी x टेंड्स टू इंफिनिटी, अपर लिमिट क्या ली मैंने, 1 ली, ओ सॉरी, अपर लिमिट क्या ली यहाँ पे x ली, और लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, तो वो तो लिखा है ना, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट इन जनरल मैंने यहाँ x डाली है। अब मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी कराऊंगा, मतलब इस वाले पॉइंट को इधर को बढ़ाऊंगा तो एरिया बनना शुरू हो जाएगा। और कहां तक ले जाना है इस पॉइंट को मुझे, इंफिनिटी तक, तभी तो इंटीग्रेशन 1 और इंफिनिटी के बीच में होगा, तभी तो एरिया 1 और इंफिनिटी के बीच निकलेगा। तो मैं इसे अनंत क्यों ले जाऊंगा, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा तुम्हें कि अनंत तक जाएगा, नहीं तुम कितना बढ़ा ना, ये एरिया 2 से ऊपर नहीं पहुंचेगा, ये तो निकाला हमने। एक अब मैं चला के दिखा देता हूं तुम्हें 1 मिनट के लिए, बस वैसे ही थोड़ा बड़ा कर दूं, ऐसे चमक रहा है इतना, इसे देखो यार, चलाएं अब, देखिए मैं इसे चला रहा हूं, अब देखो ऊपर एरिया लिखा हुआ रहा है, अब तुम यहां से आगे कितना भी आगे ले जाना, ये 2 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जितना आगे जाओगे तो ये नंबर जो है, पीछे वाला नंबर बहुत धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब तक तो यहाँ तेज बढ़ा, उसके बाद में चाहे तुम इसको x को अनंत तक ले जाना, लेकिन ये जो है एरिया, टोटल एरिया 2 से ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक, तो इसे बोलते हैं हम कि ये इंटीग्रल कैसा है, हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक जी, चित्र बनाना चाहते हो बना लो, वरना कोई ऐसी बात तो है नहीं। बनाओगे, नोट भी करोगे? चलो तो 1 मिनट, फिर मैं ऐसा छोटा कर देता हूँ एक साइड में वो पहले। मेरे हाथ का लिखा करोगे, ऊपर वाला करोगे? चलो चलो ऐसे कर दो। बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और उन्हें बताना मुझे। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक एरिया दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये एरिया, यहाँ 1 to 2 लिख दिया मैंने, और तुम्हें मुझे इस एरिया को देकर बताइए कि एक एरिया किसी इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता होगा, और वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? बहुत बढ़िया, कन्वर्जेंट है। ये बता दीजिए फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है? 1 to 2 दी मैंने, फंक्शन कुछ भी हो सकती है, तुम बताओ फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का? फर्स्ट काइंड में क्या होनी चाहिए, लिमिट इनफाइनाइट, तो जब लिमिट इन्फिनिटी होगी तो 1 से लेकर 2 पर तक रुकेगा नहीं हो, या तो 1 to इन्फिनिटी जाएगा, या माइनस इन्फिनिटी 1 आएगा, या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ये नंबर तो इन्फिनिटी होनी चाहिए ना, या तो ये नंबर या ये नंबर या दोनों नंबर। तो ये सेकंड काइंड का है, क्योंकि यहाँ नहीं, सेकंड काइंड का नहीं, ये तो मैंने प्रॉपर लिखा है। क्या बनाया है? प्रॉपर। लिमिट भी फाइनाइट है, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करी। बताओ इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये ऊंचाई निकल जाएगी, इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई का मतलब y की वैल्यू, यही तो है। अब मैं दूसरा चित्र बना रहा हूं, यहां पर 0 है और यहां पर है, यहां पर मान लीजिए 1, इसके बीच में बताइए अब, इस एरिया को देखकर बताइए किस काइंड का इंप्रोपर इंटीग्रल है। इंप्रोपर तो है ही है, सेकंड काइंड का। लिमिट कैसी है? फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन इस पॉइंट पर, जो भी इस पॉइंट पर जो भी होगा पॉइंट, इस पर कहां जा रही है फंक्शन? अनंत को जा रही है, तो इस पर ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है ना इस पॉइंट पर। तो अब बताओ किस काइंड का है? नहीं, सेकंड काइंड का हो गया, हाँ सेकंड काइंड तो हो गया। लिमिट कैसी है? फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन कैसी है? अनबाउंडेड है। सही है। एक और बता दो बस, इस एरिया को देख कर बता दीजिए मुझे तुम, ये एरिया ऐसे अनंत तक जा रहा, किस काइंड का है? ये एरिया, यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करो 0 है, इधर कहां तक जाएगी? इनफिनिटी तक। तो लिमिट कहां तक पहुंच गई? इनफिनिटी तक पहुंच गई। फंक्शन क्या है? अनबाउंडेड है, किस पॉइंट पर? 0 पर।
जीरो पर कहां जा रही है, इन्फिनिटी। तो ये थर्ड काइंड का है। समझ में आगे बात। अगर मैं इंटरवल चेंज कर दूं, मैं कहता हूं 1 to इन्फिनिटी चेक करके दिखाओ, 1 to इन्फिनिटी, अब बताइए 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, लिमिट कैसे होगी 1 to इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। अब फंक्शन की वैल्यू देखो हर किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, इनफाइनाइट नहीं जा सकती, इधर को जाती जाएगी तो कम होती जाएगी जीरो तक को, लेकिन इनफाइनाइट नहीं जाएगी। तो फंक्शन बाउंडेड है लेकिन लिमिट इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट काइंड का है। आगे बात समझ में तुम्हें। एक दो हल्का चित्र बना लो, अगर इसे फर्स्ट काइंड दिखाना चाहते हो तो मैं वैसे दिखा देता हूं, मैं हल्का सा एक मिनट के लिए एक चित्र बना लो ऐसा करके। चलो इधर से ले आते हैं, इधर को, यहां से यहां तक ये मान लीजिए ए है और इधर क्या है, इनफिनिटी। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की। इस एरिया को देखकर बताना किस काइंड का है, बताओ फर्स्ट काइंड का। बस इतना से लिख देता हूं, जैसा तुम्हें ध्यान है कभी कोई कोई क्वेश्चन वो ही बैठा है बे मतलब का, तो तुम जवाब दे सको। इस इंटरवल के अंदर बताना 0 और 2 के बीच में। सेकंड काइंड का। और देखिए इंटरवल लेना है 0 टू इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटरवल, ये बन जाएगा थर्ड काइंड। इंटरवल लेना 1 से लेकर 2 तक का, ये बन जाएगा प्रॉपर। तो मैंने तुम्हें कुछ काइंड के क्वेश्चन बता दिए हैं, ऊपर है क्या। बस सिंपल सा वैसे ही पढ़ लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एक्स, बताओ फंक्शन सही है गड़बड़ करेगी 1 टू इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ फंक्शन को देखो तो जीरो पर गड़बड़ करेगी, जीरो हमने ली नहीं है, तो फंक्शन सही है। इंटीग्रेट करो, एक्स की पावर 1 रूट एक्स है, ऊपर ले जाना, एक्स की पावर माइनस 1/2, तो कितना बैठ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या आ गया, इनफाइनाइट। अब यहाँ देखना ध्यान से, नहीं ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया है, तो मैंने सिंपल इसकी वीडियो दिखाने के लिए दिया है कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, बस कि एरिया वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिलहाल हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा 1 टू इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट हमारा बना थी x। अब मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा तो एक्सचेंज होता जाएगा, कहां तक जाना मुझे, इनफाइनाइट तक। जो क्वेश्चन अभी दिया था बिल्कुल वैसा ही सेम, ऊपर एरिया देखते जाना। ये वैसे ना तुक्के से ना है, 100% यही एरिया है ये। हाँ, ये इस तरह से बढ़ते जाओगे तो ये एरिया आगे की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, मैंने 4.1 तक दिखाया है, आगे तुम कितना ही कर लीजिए सर। ठीक है बच्चों, इसे नोट करो जल्दी से। पहली एक्सरसाइज में बच्चों बुक की हम पहली एक्सरसाइज में आ गए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनके अंदर, लेकिन आती बहुत सारी हैं। पेज नंबर है बुक का जो है 233। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सब जानते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, एक मिनट, अरे चलना, 3 टू इन्फिनिटी और dx अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और पूछा गया है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से, सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही आसान। बताओ इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे,
एक्स माइनस टू को ऊपर ले जाओ तो एक्स माइनस टू की पावर क्या जाएगी -2। इंटीग्रेशन करके दिखाओ इसका। हाँ तो -1 अपॉन कितना जाएगा x-1 x-2 ये तो बैठेगा। और इसमें लिमिट भर दोगे 3 टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटी भरोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। जब सेकंड टर्म भरोगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, कुल मिलाकर 1 आ गया। कन्वर्जेंट आ गई। आंसर चेक करो। ये तुमने वैसे रब कर दिया। अगर तुम्हें सही से सजाना है इसे तो तुम्हें बताया तो अभी लिमिट लिखो x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखो 3 टू x लिखो dx लिखो, अब सोल्व करो इसे लिमिट के रूप में लिख लीजिए और उसके बाद में सोल्व कर दीजिए तो ऊपर जाएगा ये। तो x-2 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और फिर लिमिट लिख देंगे 3 टू x। तो x की जगह x-2 जाएगा, पावर हो जाएगी -1 अपॉन में -1, फिर सेकंड लिमिट भरेंगे तो 3 - 2 की पावर -1 अपॉन में -1। ये तो बैठेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ बैठ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन माइनस किया जाएगा x-2 माइनस प्लस हो जाएगा और 1 ही आ जाएगा, बस ये तो 1 ही जाएगा बस जी। अब x की जगह इंफिनिटी भर दीजिए तो माइनस के इंफिनिटी प्लस के 1 इक्वल टू कुल मिला के आ जाएगा माइनस इंफिनिटी नहीं 0 और +1 कुल मिला के 1 आ गया। 1 हमारा फाइनाइट भी है यूनिक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल, हाँ गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इतना बड़ा नहीं करना, तो मतलब सिंपल सा न्यू इंटीग्रेट कर दो, छोटे मोटे क्वेश्चन है तो एकदम हो जाएंगे। और देख लीजिए देखो जो सिंपल सा इंटीग्रेशन है सभी जानते हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बताइए क्या बैठेगा। e की पावर 2x अपॉन 2 लिमिट भर दीजिए 0 टू इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी e की पावर 0 हो जाएगी अपॉन में 2 और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, लेकिन ध्यान रखना e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। x की पावर इंफिनिटी की दो वैल्यू होते हैं इंफिनिटी, यदि x ग्रेटर 1 है और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फिर 0 होता है, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये बैठ गया तुम्हारा इंफिनिटी माइनस e की पावर 0 1 अपॉन 2 कुल मिला के आ गया प्लस इंफिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, प्लस इंफिनिटी पर इसका मतलब इसका एरिया बहुत ज्यादा आएगा। तुम्हें पता भी होगा e की पावर x का चित्र इस तरह से बनता है। ये दूरी कितनी होती है e की पावर x का बोल रहा हूं मैं, e की पावर x का y बराबर e की पावर x का फंक्शन। बताओ इसमें x की जगह 0 रखूंगा तो कितना आएगा, 0 रखूंगा 1 तो ये दूरी 1 होगी। तो y बराबर 2x का ग्राफ कितना हो जाएगा, x की जगह 0 रखूंगा तब भी तो 1 ही रहेगा। ये तो है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही होता है, लेकिन आगे की जो वैल्यू है वो बढ़ेंगी। हाँ तो बस हल्का सा यहां से होते हुए ये ऊपर उतर जाएगा, बस ये होगा इतना फायदा। अब बताओ कहां से कहां तक का पूछा उसने, 0 से लेकर अनंत तक का बताइए तो भाग रहा तो ये तो एरिया बहुत सारा बैठ जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एक है इसके अंदर 6। सिक्स में है माइनस इंफिनिटी 0 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए कोस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, तो ई में चेंज कर लेते हैं। कोस हाइपरबोलिक थीटा हम सब जानते हैं ए की पावर थीटा माइनस या प्लस प्लस ए की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। बदल दो तो कॉस को एकदम डायरेक्ट लिख दो या एक्स लिख दो, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन कितना 2। लिमिट भर देंगे माइनस इनटू 0। अभी इंटीग्रेशन कहाँ करा, अभी तो इंटीग्रेशन करा ही ना, लिमिट भर दे माइनस इनटू 0। आपको क्या दिखाओ 1/2 तो बाहर ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और इसका हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स। लिमिट भर देंगे माइनस इनटू 0 भरो। पहले भरते हैं सारे में 0 तो e की पावर 0 1 e की पावर 0 1 1 में से बन गया 0 तो फर्स्ट लिमिट तो आ गई। सेकंड में e की पावर माइनस इनफिनिटी जाएगा और यहाँ माइनस और e की पावर में प्लस इनफिनिटी जाएगा। चेक करो ये सही लिखा अगर लिखा सही है। बस जी अब इसमें भर दो। e की पावर इनफिनिटी सभी जानते हैं इनफिनिटी होता है और e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ तो 1/2 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ इनफिनिटी जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कुल मिलाकर 1/2 इन्फिनिटी आ जाएगा, कोई आ गया प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी डाइवर्जेंट है। जल्दी कर लो। ये क्वेश्चन नंबर है 8, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस माइनस भी आ जाएगा और लिमिट भर देंगे माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी सेकंड लिमिट वो तो प्लस हो जाएगी और e की पावर हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। ये तो बन जाएगा 0 लेकिन ये आ जाएगा इन्फिनिटी। y बराबर e की पावर x का सभी को पता ग्राफ ऐसा जावे नू ये, लेकिन y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 1/में आएगा e की पावर x, होगा पॉजिटिव ही लेकिन उल्टा होगा वो, फिर वो ऐसा जाएगा ऐसा। अरे ये वाला ग्राफ है, ये वाला रखो ना, 0 रखोगे तो अब भी तो y की वैल्यू 1 ही है ना, ऊंचाई तो 1 ही है, लेकिन जैसा जैसा x इधर को तुम बढ़ाते जाओगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी, तो घट तो रही है, ये घट रही है। ये वाला जो चित्र है ये इसका है, इसका, अब पीले वाला पीले का है। आगे समझ में तुम्हें, ये अब बताओ वो एरिया कहां से कहां तक कब हो रहा है बताओ, माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और ये कर्व ग्रीन वाला कर्व इधर तो कितना देखो कितना बड़ा है, फैल रहा है सारे में को, तो इसलिए डाइवर्जेंट जाएगा। आगे बात समझ में, तो बता लिया। एक आधा और करवा देता हूँ बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर है ये 9, इसमें फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया है, याद होगा तो मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a भी तो आ रहा है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 है बस। तो ये पूरी एक्सरसाइज करके देख लीजिए हैं, फिर कल को टेस्ट बताएंगे फिर आगे के। तो बात सही है।